ग्रेजुएट जो हैं वो कॉमर्स से हैं, मास्टर्स जो है वो आपकी हिंदी में है और आप माहिर राजनीति के हैं। विषय कोई भी हो, करता राजनीति ही था। आपने जो पीएचडी की उसका विषय था भारतीय लोकतंत्र में विधायक की भूमिका। लोकतंत्र का केंद्र बिंदु विधायक है, इसलिए वो विषय चुन के उस विषय को लिया। आपने कहा था कि समंदर का पानी किनारे आते देख घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊँगा। मेरे आत्मविश्वास को लोगों ने अहंकार के रूप में प्रदर्शित कर दिया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अगले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? पार्टी का दिया बहुत कृपा और बहुत आशीर्वाद है। आपने कहा था कि ये खेल कमलनाथ ने शुरू किया है, इसे खत्म मैं करूँगा। तो ये जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी वो अच्छी शुरुआत नहीं है, जिसका परिणाम वो आज तक भोग रहे हैं। नरेंद्र मोदी, तो वैश्विक करिश्माई नेता, अमित शाह, परिपक्व और धारदार नेता, डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी, कमलनाथ, अखिलेश यादव, ये पिताजी की फसल काटने वाले। BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उनके जिक्र के बिना अधूरा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम जी आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। सर, मैं आपसे राजनीति की भी बात करूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में 77-78 का जो दौर था, जब आपने छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की, तब से लेके आज 2024 में अपने पूरे राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को आप कैसे देखते हैं? मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। सेवा का मार्ग चुना था, जनता ने सेवा करने का अवसर दिया, पार्टी ने अवसर दिया, मनसा वाचा कर्मणा सेवा की, और बचपन से इच्छा भी यही थी। बहुत छोटे में चुनाव लड़ लिया था। मैं जब मिडिल क्लास में था तो हमारे यहाँ खेल प्रतियोगिता में क्रीड़ा सचिव का चुनाव हो रहा था। बहुत छोटे में चुनाव लड़ लिया। फिर हायर सेकेंडरी वाले सेक्शन में आया तो वहाँ महासचिव का चुनाव लड़ लिया। कॉलेज में आया तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ लिया, छात्र संघ अध्यक्ष का। जीवाजी यूनिवर्सिटी में जॉइंट सेक्रेटरी का लड़ गया। ऐसे चुनाव बहुत छोटे से लड़ रहा हूँ। भाव सिर्फ वही था। सहकारिता का भी चुनाव लड़ा, बाकी भी चुनाव लड़े। फिर पार्टी ने 90 में टिकट दे दिया था, 1990 में विधायक बन गया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा छात्र राजनीति के जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ग्वालियर की राजनीति चाहे तब की बात करें और चाहे अब की बात करें, एक तरीके से बीजेपी का ना कहकर ये कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है हमेशा से, भले ही राजधानी भोपाल हो। तो जब आप छात्र राजनीति में थे तब के नरोत्तम मिश्रा में और आज के नरोत्तम मिश्रा में क्या बदलाव आया है? हम अगर देखेंगे, चूँकि बदलाव बहुत सने सने आता है तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन सामने वाला जिसने हमको देखा होगा बचपन से, वो ठीक आंकलन कर पाता है। हम तो मानते हैं कि हम तो वैसे ही विनम्र हैं, हम तो वैसे ही ठीक हैं, लेकिन सामने वाला आंकलन करता है कि हम अहंकार से भरे हैं, आत्मविश्वास से भरे। आत्मविश्वास और अहंकार में वो अंतर ज़्यादा अच्छा कर लेता है। इसलिए हम ठीक आंकलन ये नहीं कर सकते कि उस समय से इस समय में क्या अंतर है। अच्छा, मुझे पता चला कि आप ग्रेजुएट जो हैं वो कॉमर्स से हैं, मास्टर्स जो है वो आपकी हिंदी में है और आप माहिर राजनीति के हैं। तो मतलब आपकी जो पढ़ाई है और जो आप करते हैं राजनीति, वो आपस में मैच नहीं करती। राजनीति में ही किया था मैंने, राजनीति शास्त्र में ही MA किया था, कॉमर्स में था मैं। विषय कोई भी हो, करता राजनीति ही था। चुनाव मैंने बताया ना, हर उसमें चुनाव लड़ा है मैंने, बहुत छोटे से चुनाव लड़ा है। ना समझता तब से
नासमझ तो आज भी हूँ, पर चुनाव बहुत छोटे से लड़ा है। किसी की प्रेरणा थी या आपको लगा कि नहीं मुझे राजनीति में ही जाना है? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी अपने जीवन के बारे में जब फैसला करता है तो उसमें कहीं ना किसी की भूमिका पीछे ज़रूर होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन में वो शख्स कौन था जिसकी प्रेरणा से आप राजनीति में आए? प्रेरणा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरी रुचि थी राजनीति। मैं बहुतायत में बच्चों के साथ भी रहता था, तब भी हम लोग राजनीति में रुचि लेते थे। उस वक्त भी जो नेताओं के उस समय रेडियो चलता था, उस समय समाचार आते थे। मैंने ऐसा नहीं है कि वो ही सुनते थे, बिना का गीतमाला भी सुनते थे उस समय, पर ये भी हम सुनते जरूर थे समाचार वगैरह। क्योंकि मेरे फादर भी राजनीति में थे। मेरे ताऊ जी, जिनके कोई बेटा नहीं था, मुझे बहुत प्यार करते थे। वो मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो एमएलए रहे हैं, जो आजकल भितरवार विधानसभा कहलाती है, उसका एक पार्ट था जो गिर्द के नाम से फेमस था। उससे वो एमएलए रहे हैं, वो राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। तो परिवार के अंदर राजनीति होती थी, देखते तो रहते ही थे, और इस करके वो रुचि का विषय भी बन गई। आपने जहाँ से राजनीति की शुरुआत की, यानी जिस विश्वविद्यालय से, वहीं से आपने पीएचडी भी की, यानी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ जो डॉक्टर लगा। लेकिन मैं उस डॉक्टर लगने के विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपने जो पीएचडी की उसका विषय था भारतीय लोकतंत्र में विधायक की भूमिका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने यही विषय क्यों चुना, और दूसरा जब ये चुना तो क्या आपकी फाइंडिंग है आज उस विषय को लेकर, या विधायक की भूमिका आपकी नज़र में क्या है? मैंने जब ये पीएचडी की तब मैं विधायक बन चुका था, और 1998 में की आपने पीएचडी? मिली है 98 में, मुझे मिली 98 अवार्ड में हुई है। अवार्ड हुई है। पर इस बीच में मैं विधायक बन चुका था, 90 में विधायक बन गया था। तो लोकतंत्र का केंद्र बिंदु विधायक मैंने इसलिए माना कि आज भी आप अगर देखेंगे तो लोग सांसद के पास में उतने लोग काम के लिए नहीं जाते जितने विधायक के पास जाते। पार्षद के पास में उतने लोग नहीं जाते जितने विधायक के पास, आज भी, वर्तमान में भी। तो जनता और सरकार के बीच का मेन सेतु विधायक मुझे दृष्टिगोचर हुआ। नाली के काम के लिए भी वो विधायक जी के पास आ गए, परिवार के कलह के लिए भी आ गए, थाने के लिए भी आ गए, भोपाल के लिए भी आ जाते हैं और दिल्ली के लिए भी आ जाते हैं आज भी। तो लगा कि लोकतंत्र का केंद्र बिंदु विधायक है, इसलिए वो विषय चुन के उस विषय को लिया, और फिर माथुर साहब की कृपा से फिर वो पीएचडी। क्या आपको लगता है कि 1998 में जब आपको ये पीएचडी अवार्ड हुई इस विषय को लेकर, तब का ये विषय, और आज जब विधायकों की भूमिका को लेकर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, ख़ास तौर से मैं उन विधायकों के बारे में बात करना चाहता हूं जो जनसेवा के लिए चुनते एक पार्टी को हैं फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, क्या आपकी राय में कोई बदलाव आया है? नहीं, ये परिस्थिति जन्य है। राजनीति में कोई भी एक राय कभी भी स्थिर नहीं रहती है। राजनीति क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर राय बदलती रहती है। राय बदलती इसलिए कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। एक सी परिस्थिति कभी राजनीति में नहीं रहती है। अगर ऐसा कोई मानता है तो मैं ये मानता हूँ कि वो भ्रम में है। और बदली हुई परिस्थिति में व्यक्ति को कभी कभी ऐसे निर्णय लेना पड़ते हैं, वो उनकी मजबूरी होगी। अब चूंकि मैं उस विधा में पारंगत हूँ नहीं, मैंने कभी बदली नहीं है, एक ही दल में हूँ जब से आए। बदलवाई आपने बहुत है। नहीं, मेरा कोई भूमिका नहीं उसमें। तो इसलिए जो उस विधा में सही अच्छा जवाब दे सकती है, क्या परिस्थिति रही, क्यों उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़ा, तो परिस्थिति जन्य भी हो जाता है कभी कभी निर्णय। आपने चुनाव लड़ा और फिर दमदारी से राजनीति में आपने एक अपना नाम स्थापित किया, लेकिन इस बार के जब चुनाव हुए तो कुछ कमी रह गई शायद, या कुछ तैयारी में या राजनीतिक समीकरणों में, और ये राजनीति है जिसमें हार जीत लगी रहती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आखिरकार वजह रही इस बार की, आप व्यक्तिगत आकलन कैसे करते हैं? और मैं आपका एक स्टेटमेंट भी कोट करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि जब आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गए कि समंदर का पानी किनारे आते देख घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊँगा। लोग कह रहे हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा के लौटने का ये जो समय है वो आ गया है? मैं पहली बात तो दतिया से गया ही नहीं,
मैं उनके सतत संपर्क में हूँ और परिणाम में उसका ये है कि हम 20,000 वोटों से लोकसभा में दतिया विधानसभा अकेली जीते, कभी नहीं जीतते थे, वो जीते। दूसरा, जहाँ तक सवाल आंकलन का है, तो मैंने आत्मावलोचन किया तो एक तो मेरा अति आत्मविश्वास जो था वो मुझे लगता है कि मेरे अति आत्मविश्वास ने मुझे गहराई तक देखने नहीं दिया। लोगों की मैंने सुनी भी तो रफली ले लिया। दूसरा, मेरे आत्मविश्वास को लोगों ने अहंकार के रूप में प्रदर्शित कर दिया। कोशिश करूंगा और ज़्यादा विनम्र होने की, कोशिश करूंगा और ज़्यादा लोगों से घुलने की, मिलने की, नज़दीक जाने की, समस्याओं को समझने की। और निश्चित रूप से जनता के दिलों के बीच में जगह बनाना, इसकी जब मैं कोशिश करूंगा तो मुझे दतिया की जनता आशीर्वाद देगी, ऐसी मेरी मान्यता है। माई का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो स्टेटमेंट था ये विपक्ष के नेताओं के लिए था कि आपके कुछ नेताओं के लिए लौट था? के आने का? जी नहीं, निश्चित रूप से दोनों के लिए था। वो दोनों के लिए कार्यकर्ता का मनोबल बना रहे, ये मूल भाव था उसमें। इसी से जुड़ा हुआ जो आपने बात कही थी कि मैं लौट कर आऊँगा, समय आने वाला है, तो एक चर्चा अब इस वक्त मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सबसे तेज़ी से हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वी डी शर्मा जी के 2 टर्म हो चुके हैं अध्यक्ष के तौर पर और नया जो अध्यक्ष है वो जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण बने हैं उनके लिहाज से ये कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग से ही कोई होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अगले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा आप मत कहो, क्योंकि मेरी स्वयं की इच्छा पार्टी में काम करने की है, पद लेने की नहीं है। कोई भी काम, जैसे अभी ये ज्वाइनिंग का दे दिया, ऐसा काम देते रहे मुझे, पद की कोई लालसा नहीं है। पार्टी ने बहुत दे दिया, 30-32 साल एमएलए रह लिया, 16-18 साल मंत्री रह लिया, पार्टी का दिया बहुत कृपा और बहुत आशीर्वाद है। काम जरूर चाहता हूँ कि काम मिलता रहे तो मैं काम करता रहूँ, मेरे रुचि का काम मिलता रहे मैं करता रहूँगा, पद की कोई लालसा नहीं। एक विषय ये है कि जब से ग्वालियर चंबल के कुछ नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनमें से मैं एक नाम जिक्र करना चाहता हूँ, एक नाम का, जो इमरती देवी, क्योंकि उसी क्षेत्र से आती हैं जिससे आप हैं। कहा जाता है कि उनके साथ में आपका जो शीत युद्ध है वो चल रहा है। अभी जो रिसेंटली चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें इमरती देवी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो हालांकि कांग्रेस के किसी नेता से बात कर रही थी, जिसको लेकर बहुत सवाल भी खड़े हुए। उन्होंने वो एक शब्द ये इस्तेमाल किया कि हम गृह मंत्री से नहीं डरे तो किससे डरेंगे। तो ये आपके इमरती जी के साथ जो राजनीतिक संबंध है वो कैसे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इमरती जी हमारी पार्टी की बड़ी नेता है, मंत्री रही हैं, सीनियर लीडर हैं, और इसलिए संबंध खराब होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जहाँ तक डरने वाली बात है, हमें एक दूसरे से डरना क्यों है? हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे, ये मूल उद्देश्य है। इसलिए कोई रिश्ते खराब हैं या ऐसा कोई बात है, मुझे तो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देती। आपको अगर दिखाई देती हो तो आप मार्गदर्शन दो। उनकी तो सार्वजनिक थी वो ऑडियो जो वायरल हुआ वो। हाँ, मैंने कहा ना, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। नरोत्तम जी, मैंने देखा है कि जब आप मंत्री थे और दिल्ली जाते थे तो चर्चाएं तेज हो जाती थी। अब जब आप मंत्री नहीं हैं लेकिन दिल्ली जा रहे हैं, तब भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं कि अब नरोत्तम मिश्रा की नई भूमिका क्या होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके दिल्ली जाने पर इतनी चर्चाएं क्यों हो जाती हैं? चर्चा होना या ना होना ये सब आप पे डिपेंड है। मीडिया जो चाहे उसको चर्चित कर देता है, वो जिसको चाहे घर बिठा देता है। मैंने तो ऐसा कुछ अब न तब कहा, न किया, न अब कहता हूँ, न अब करता हूँ। मीडिया तो वही दिखाता है जो आप गए हैं, केवल इतना भर बताया है, उसके बाद के रिएक्शन तो बाद में आते हैं। नहीं, मेरी समझ में न तब न अब कोई रिएक्शन ऐसा मेरी ओर से नहीं आया है कभी भी, ना आएगा भी, आगे आना भी नहीं चाहिए। पार्टी में जो निर्णय करने वाले हैं वो किसी की समझ, मतलब उन तक कोई पहुंचता नहीं है, काल्पनिक खबर बना देता है। इसलिए आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री की बात चली, मंत्रिमंडल की बात चली या दिल्ली के मंत्रिमंडल की बात चली, आप जो सोच रहे हो उससे अलग ही निकला, विभागों से लेके नीचे तक। ऐसा चलता रहता है,
अब दिल्ली तो देश की राजधानी है, जाना ही पड़ेगा। पार्टी के सभी शीर्ष नेता वहाँ बैठते हैं। अभी रिसेंटली जब चुनाव हुए, उससे पहले जब 18 के चुनाव में 18 की जिक्र बात करूंगा, आपने कहा कि पार्टी जो भूमिका देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा, चाहे अब की बात हो चाहे पूर्व की बात हो। लेकिन ऐसा क्यों है कि नरोत्तम मिश्रा को हमेशा मुश्किल टास्क ही क्यों दिए जाते हैं? 18 में जब सरकार नहीं बनी तो उसके बाद सरकार दोबारा से बनाने का जो एक टास्क है, कहा गया कि उसमें अहम भूमिका नरोत्तम मिश्रा जी की थी। इस बार जब न्यू ज्वाइनिंग का काम था, जो सबसे मुश्किल माना गया क्योंकि दूसरी पार्टी के नेताओं को लाना, और आपने एक फिगर भी कोट किया कि करीब 2 लाख बड़े छोटे कार्यकर्ता कांग्रेस के शामिल हो गए, तो हर मुश्किल टास्क के लिए नरोत्तम मिश्रा ही क्यों चुने जाते हैं? पहली बात तो ये मुश्किल नहीं है दोनों काम, लेकिन अगर पार्टी चुनती है मुश्किल काम के लिए तो इसमें बुराई क्या है? पार्टी का आभार कि उन्होंने चुना। हमें तो सिर्फ काम से मतलब रहता है। एक कैप्टन जो काम दे दे, वो स्लिप पे खड़ा करे, स्लिप पे, मिड ऑफ पे, मिड विकेट पे, बॉलिंग पे, कीपिंग पे, बाउंड्री पे, कहीं खड़ा कर दे। हमको हमारे खेल का प्रदर्शन अच्छा करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता प्रारंभ से रही है और आज भी है, और कोशिश करता हूं कि अपने खेल का प्रदर्शन ठीक करूं। माई की कृपा से हो भी जाता है। अभी जो भूमिका रही उससे आप संतुष्ट हैं? निश्चित निश्चित। आगे भी चाहेंगे कि इसी तरीके की कठिन भूमिकाएं आपको दी जाएं या कुछ और बेहतर? जैसा शीर्ष नेतृत्व समझे वैसी दे दे। कुछ चुनाव के नतीजों के विश्लेषण पर कुछ बात आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मैंने देखा है कि आप पार्टी के प्रभारी के तौर पर भी रहे, कई राज्यों में प्रचार करने भी गए हैं। एक जो फॉर्मूला न्यू ज्वाइनिंग का था, या जिसको कहें कि दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल कराने का, वो फॉर्मूला इस चुनाव में जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि वो फॉर्मूला सक्सेस रहा। लेकिन जब दूसरे राज्यों में नतीजों की बात करते हैं, मसलन महाराष्ट्र की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ ये फॉर्मूला फेल हो गया। आपका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो इस बारे में क्या है? क्यों मध्य प्रदेश में ये सक्सेस रहा, अन्य राज्यों में ये सक्सेस नहीं रहा? नहीं, मुझे अन्य राज्यों का ज़्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि मध्य प्रदेश की ज्वाइनिंग से कांग्रेस के कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गया था। कांग्रेस का कार्यकर्ता के अंदर से जीत का तो भाव ही खत्म हो गया था। लड़ाई में कांग्रेस थी नहीं मध्य प्रदेश में, और यही कारण है कि 29 में से 25 सीटों पे हम लखपति हैं, मतलब लाख वोटों से ज़्यादा जीते। कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 8 लाख, कहीं 9 लाख, इतने वोटों से 12-11 से जीते हैं वहाँ। तो ऐसे ये पार्टी कांग्रेस का में लगदड़ भगदड़ के हालात हो गए थे धीरे धीरे, और इसलिए ये जो हुआ इससे काफ़ी लाभ हुआ पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर। यही वजह है कि क्लीन स्वीप की स्थिति बन गई। क्लीन स्वीप हुई, एक बड़ा राज्य कोई क्लीन स्वीप हुआ तो अकेला मध्य प्रदेश हुआ, कोई राज्य बड़ा स्वीप नहीं। विधानसभा में एक घटना हुई, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ कुर्सी डाले हुए बैठे हुए थे और उनके एक तरफ शरद कोल और दूसरी तरफ नारायण त्रिपाठी बैठे हुए थे। उस दिन शाम के वक्त मुझे याद है कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। आप तत्कालीन जो बाद में मुख्यमंत्री बने, पूर्व मुख्यमंत्री मैं उस समय के लिए अगर कहूँ, शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले से बाहर निकल रहे थे। आपने कहा था कि ये खेल कमलनाथ ने शुरू किया है, इसे ख़त्म मैं करूँगा या हम करेंगे। लेकिन ये खेल ऐसा ख़त्म हुआ कि इस बार छिंदवाड़ा भी ख़त्म हो गया उनका। किया भी हमने ख़त्म। जो तरीका कांग्रेस ने शुरू किया था वो ठीक नहीं था। उनकी सरकार लूली लंगड़ी थी, बहुमत की सरकार नहीं थी, तो उनने सपा के हाथ पैर लगाए थे, बसपा का दिगर लगाया था, निर्दलियों के फेफड़े लगा लिए थे, ऐसे करके उनने सरकार बनाई थी। और वो अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो तरीका ठीक नहीं था। और उसी तरीके से फिर वो सरकार उन्हीं की पार्टी के लोगों ने पटक दी। तो ये जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी वो अच्छी शुरुआत नहीं है, जिसका परिणाम वो आज तक भोग रहे हैं, इस लोकसभा तक। कमलनाथ जी के कार्यकाल में पूरे में अध्यक्षी के में, जब तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 42 विधायकों ने वो किया है।
28 ने नहीं किया है। 19 ने तो क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति के चुनाव में कर दी थी। और लगातार विधायकों के छोड़ने का सिलसिला बना ही हुआ रहा, आज भी बना हुआ रहा। इस विधानसभा में भी, उस विधानसभा में नहीं, इसमें भी बना हुआ रहा। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि रोक दिया पार्टी ने नहीं, आधा दर्जन विधायक टूट जाते कांग्रेस, आधा दर्जन। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मना किया। भगदड़ की हालत आज भी है कांग्रेस को, कांग्रेस का नेतृत्व से विश्वास ही उठ गया है। लेकिन एक बात यह है कि ये आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग टारगेट कर लेते हैं, मतलब हो गया वो वाली घटनाक्रम थी, चलिए वो वाला जो था, लेकिन आप 24 में भी उसको कंटिन्यू करें। अमर वाला कर रहे हैं, शुरुआत उनने ही की, हम कह रहे हैं। और हमने शुरुआत को स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया और टीवी पे आके कहा हमने खेल उनने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। हमने स्वीकार किया, टीवी पे किया था, ऐसे कोई छुप के थोड़ी स्वीकार कर रहे हैं। आज भी आपके सामने कह रहे हैं कि लोकतंत्र का ह्रास हो, ऐसे काम नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन आप अगर करके बताओगे हमको, तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए लोगों को कि हम चुप हो गए या डर के या छुप के बैठ गए। क्योंकि राजनीति में हमारे बारे में राय क्या है, तो हमारे बारे में धारणा क्या है, इस बात की भी चिंता रखनी पड़ती। अभी जो रिजल्ट्स आए रिसेंटली, उसमें राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से जीत हासिल की। अब अभी रिसेंटली खबर आई है कि वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और वहाँ से जो प्रियंका गांधी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब दोनों लोकसभा में बैठेंगे तो फिर एक मजबूत विपक्ष का सामना आपको संसद में करना पड़ेगा। देखिए, मजबूत दोनों बैठे, 3 बैठे, जितने भी हैं बैठे, इससे मजबूत नहीं हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे बाहुबल का काम नहीं है, बुद्धिबल का काम है। और वहाँ पे सब चुने हुए लोग ही आते हैं, बुद्धिमान लोग ही आते हैं, वहाँ उसकी भी ज़रूरत होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता, विपक्ष में तो यहाँ भी 100 के आसपास थे पिछली विधानसभा में कांग्रेस के लोग। परिणाम क्या हुआ? सारे साल चिल्लाते रहे वो, लेकिन एक वक्ता नहीं था उनके पास में, मैं पिछली सदन की बात कर रहा हूँ, जो भाषण दे सके। हो हल्ला करते रहते हैं। अब लोकसभा आ रही है, आप देख लेना, ये इतने बड़े होने के बावजूद ही हो हल्ला ही करेंगे, 99 होने के बावजूद। क्योंकि वहाँ भाषण देने वाला चाहिए ना, विषय को समझने वाला भी तो चाहिए। देश का हित कायम में है, ये समझने वाला चाहिए ना। आपका जो हित है, माने ये ऐसी स्थिति मैंने कभी देखी नहीं देश की। संविधान पे संकट है, संविधान की किताब हाथ में लिए, ये लोग संविधान बदल देंगे। चुनाव खत्म हुए, उन्हें संविधान की किताब ही हटा दी हाथ से अपने। जीतने के बाद, शपथ के बाद मोदी जी ने संविधान हाथ में लिया, लेकिन ने हटा दिया। किस तरह से गुमराह किया। चुनाव के पहले जब एग्जिट पोल आ गए तो ईवीएम पे उंगली उठाने लगे। जब आपकी पार्टी को एक हाथ जगह सफलता मिल गई तो ईवीएम ठीक हो गई, ईवीएम खराब हो गई। आरक्षण खत्म कर देंगे, हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे। झूठ बोल बोल कर गुमराह करना सिर्फ लोगों को, और गुमराह करके वोट ले लेना। कर्नाटक में जितने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया, और उसका परिणाम यह है कि किसी प्रदेश में कांग्रेस रिपीट नहीं हो रही, एक में भी। हम मध्य प्रदेश उदाहरण है इसके, गुजरात उदाहरण है हमारे सामने इसका, कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता का विश्वास जीतती है। हमारे कई प्रदेश ऐसे हैं। राजस्थान में हम वापस आ गए, छत्तीसगढ़ में हम वापस आ गए, कांग्रेस वापस नहीं आ पा रही है, और अब आगे आएगी भी नहीं। हम 15 साल रहे लगातार छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू, फिर आ गए। यहाँ हम 25 साल हो गए, वहाँ 30 हो जाएंगे। कांग्रेस क्यों नहीं रिपीट करती? सिर्फ इसलिए कि ये सरकार झूठ बोल के बना लेते हैं। ये अब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आइटम बढ़ गए हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, छोटी छोटी बात आम आदमी तक पहुंचती है। अब झूठ ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा। ये झूठ इस बार बोल के जो आ गए, अगली बार ये साफ हो जाएंगे, आप देखना। एक सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस बार जो नतीजे आए लोकसभा के, उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले राजनीति के समय के लिए
एक नई जोड़ी विपक्ष में तैयार हो रही है, वो जोड़ी है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। इस जोड़ी के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, ये परिस्थिति जन्य जोड़ी है। ये जोड़ी इस तरह की है, जितने भी लोग इकट्ठे हुए, ये परिस्थिति जन्य है। आज इनसे कह दो प्रधानमंत्री पद का फलाना व्यक्ति दावेदार है, ये पूरा कुनबा बिखर जाएगा। आप राहुल जी को ही कहलवा दो कि राहुल हमारे प्रधानमंत्री, एक खड़गे जी आज बोल दें, सोनिया जी बोल दें, आदरणीय प्रियंका जी बोल दें, कल ये पूरा कुनबा बिगड़ जाएगा। ये सब परिस्थिति जन्य है। अगर बहुमत आता तो कैसे भारत माँ का फजीता होता है आप देखते, कैसे भारत देश का फजीता होता है देखते आप। क्योंकि इनको देश की चिंता है ही नहीं। ये परिवारवादी पार्टियां हैं जितनी भी हैं इस गठबंधन में। आप देखो ना, गांधी परिवार, मुलायम सिंह जी का परिवार, लालू जी का परिवार, उद्धव ठाकरे वाला परिवार, जो भी परिवार है, शरद यादव का परिवार, ये पार्टियां हैं ही नहीं, ये परिवार हैं। और परिवारों की महत्वाकांक्षा तो महाभारत के टाइम से अपन देखते आ रहे हैं। नरोत्तम जी, अब हम इस साक्षात्कार के अंतिम दौर में हैं। एक रैपिड फायर दौर में आपके साथ करना चाह रहा हूँ। मैं कुछ नाम आपको आपकी पार्टी के भी दूंगा और कुछ विपक्ष के नेताओं के नाम भी मैं बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि इनके बारे में आपकी जो राय है संक्षिप्त में वो आप बताएं। तो मैं सबसे पहले बीजेपी के नेताओं से ही शुरू करता हूँ। नरेंद्र मोदी, वैश्विक करिश्माई नेता। अमित शाह, परिपक्व और धारदार नेता। डॉक्टर मोहन यादव, युवा ऊर्जा से ओतप्रोत नेता। शिवराज सिंह चौहान, विनम्र व्यक्ति। विपक्ष के कुछ नेताओं का भी मैं जिक्र करूंगा, उनके बारे में भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। राहुल गांधी, कंफ्यूज नेता है। कमलनाथ, कारपोरेट कल्चर के नेता है। जीतू पटवारी, ये अभी अनुभव का अभाव सा प्रतीत हो रहा है कुछ दिनों से। अखिलेश यादव, ये पिताजी की फसल काटने वाले हैं, पुरखों की पुण्याई पे चलने वाले नेता। नरोत्तम मिश्र जी, आपने हमें अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। तो BSTV की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार फिर एक शख्सियत के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।